हेलो एवरीवन फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ और हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, इस टॉपिक को हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। एक भी पॉइंट इसमें हमारा छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक काफी लंबा है, तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इस हिंदी कहानी का उद्भव और विकास की प्रस्तावना और हिंदी कहानी का इतिहास। ठीक है, पूरा इतिहास पढ़ेंगे और हिंदी कहानी का आविर्भाव और हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, और प्रसाद और उनकी कथाधारा, प्रेमचंद और उनकी कथाधारा, मनोवैज्ञानिक कहानी, स्वातंत्र्योत्तर कहानी की कथा दृष्टि में परिवर्तन, हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नई कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी, समांतर कहानी, जनवादी कहानी और समकालीन कहानी। तो फ्रेंड्स काफी बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम 5 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इस कहानी की प्रस्तावना और हिंदी कहानी का इतिहास और हिंदी कहानी का आविर्भाव। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि प्रस्तावना। ठीक है फ्रेंड्स, प्रस्तावना हम पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे वो आपको सबसे पहले तुरंत मिल जाएंगे। इस चैनल पर बहुत ही डिटेल से सारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाए जाते हैं। एक भी पॉइंट इसके अंदर छूटेगा नहीं, आपको बहुत सारी नई नई जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। तो शुरू करते हैं प्रस्तावना। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास भारत की प्राचीन कथाओं, जातक कथा, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि से न होकर अंग्रेजी साहित्य की शॉर्ट स्टोरी से माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सबसे पहले कथाएं थी जातक कथा, पंचतंत्र, हितोपदेश, इससे भी पहले जो अंग्रेजी साहित्य की शॉर्ट स्टोरी थी उससे कथा साहित्य का उद्भव माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में जातक कथा, पंचतंत्र और हितोपदेश आते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो आती है वो अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी आती है, वहां से कथा साहित्य का उद्भव माना जाता है। ठीक है, पश्चिम में कहानी एक लोकप्रिय साहित्य विधा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पश्चिम का कहानी साहित्य धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा था। 19वीं सदी के अंतिम दशक और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में बांग्ला और मराठी में कहानी लेखन का आरंभ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले कौन सी भाषा में कहानी लेखन प्रारंभ हुआ, तो बांग्ला और मराठी में। ठीक है, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में, ठीक है, बांग्ला और मराठी में कहानी लेखन का आरंभ हुआ। हिंदी साहित्यकारों ने इन्हीं से प्रेरणा ग्रहण कर कहानी लेखन का श्री गणेश किया। ठीक है, इन्हीं से प्रेरणा लेकर कहानी का आरंभ किया, श्री गणेश किया यानी शुभारंभ किया। देखते ही देखते यह साहित्य विधा अत्यंत लोकप्रिय हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, तो इसलिए अत्यंत लोकप्रिय हो गई और कहानीकारों का एक विशाल वर्ग आने लगा। ठीक है, बहुत सारे जो रचनाकार थे वो कहानियों की रचना करने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कहानीकार सामने आए। देखा जाए तो हिंदी के कहानी साहित्य में वास्तविक मोड़ तब आया जब प्रेमचंद की रचनाएं हिंदी की पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। ठीक है, देखा जाए तो वास्तविक मोड़ कब आया कहानी परंपरा का, तो जब प्रेमचंद की जो कहानियां की वो प्रकाशित हुई तब से कहानियों पर ज्यादा प्रकाश डाला जाने लगा। शीघ्र ही कहानी लोकप्रिय और साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित हो गई। इस पाठ के अगले पृष्ठ में हिंदी कहानी के प्रादुर्भाव और विस्तार की रोचक सामग्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी का इतिहास, यानी कि शुरू में कैसी कहानी की स्थिति थी, तो कहानी का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी में हम खड़ी बोली के गद्य का उन्मेष देखते हैं और हिंदी गद्य के विकास के साथ ही साथ हिंदी कहानी को उत्पत्ति के सूत्रों को खोजा जा सकता है। सन 1800 में अपने अफसरों को स्थानीय भाषा सिखाने के लिए अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और कुछ शिक्षकों को हिंदी कहानी लिखने का कार्य सौंपा, जिनमें प्रमुख है लल्लू लाल कृत, बेताल पचीसी और प्रेम सागर।
और सदल मिश्रकृत नासिके तो पाख्यान। फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बेताल पचीसी और प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो लल्लू लाल है, ठीक है। और नासिके तो पाख्यान, ये तो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसके रचनाकार कौन है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है सदल मिश्र, ठीक है। नासिके तो पाख्यान किसकी रचना है, सदल मिश्र की। और बेताल पचीसी और प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लू लाल की, ठीक है। ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर थे, अंग्रेजों ने इनको लगाया था और स्थानीय भाषा सिखाने के लिए इनको लगाया था, ठीक है। इसी समय मुंशी ईशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी, जिसे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जैसे विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुंशी ईशा अल्लाह खान है, इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी, तो इसको जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है, ये विद्वान इनको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी की पहली कहानी जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है, वो कौन सी कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं, तो रानी केतकी की कहानी। और इसके रचनाकार कौन है, तो मुंशी ईशा अल्लाह खां, ठीक फ्रेंड्स। ये भी याद रखना है। इसको पहली कहानी किसने माना है, तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, ठीक है। इसी दौरान सदासुख लाल ने सुख सागर की रचना की। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि नहीं, सुख सागर की रचना किसने की, तो सदासुख लाल ने की, ठीक है। सुख सुख से याद रखना है, सुख सागर की रचना की किसने की, तो सदासुख लाल ने सुख सागर की रचना की। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। किंतु इन रचनाओं के कथा सूत्र संस्कृत से जुड़े हैं, ठीक है। इनके कथा सूत्र जो है वो संस्कृत से जुड़े हुए हैं और इन रचनाओं में भाषा और शिल्प का प्रदर्शन मात्र है, ठीक है। इन रचनाओं के अंदर सिर्फ भाषा का प्रदर्शन किया गया है, कुछ खास नहीं है। इनमें से किसी रचना को मौलिक कहानी नहीं कहा जा सकता। ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी प्रयोगात्मक रूप से लिखी गई थी, किंतु कलात्मक दृष्टि से इसका रचना विधान आधुनिक कहानी जैसा नहीं था, ठीक है। प्रयोगात्मक रूप से लिखी गई थी, लेकिन कलात्मक दृष्टि से जो आज की कहानी है वैसी कहानी है नहीं है। हिंदी कहानी का आविर्भाव हम भारतेंदु युग की पत्रिकाओं में पाते हैं, ठीक है। हिंदी कहानी का जो आविर्भाव है वो हम भारतेंदु युग की पत्रिकाओं में पाते हैं, किंतु 1867 से 1900 ईस्वी तक प्रकाशित रचनाओं में कथा तत्व का समावेश तो मिलता है, किंतु स्वतंत्र कथा रचना नहीं मिलती है। हिंदी कहानी के विकास में सन 1900 में सरस्वती का प्रकाशन एक निर्णायक घटना की तरह है, ठीक है। जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1900 में, ये जो हिंदी साहित्य, जो हिंदी कहानी के लिए बहुत ही अच्छा रहा था, ठीक है। इस हिंदी कहानी का विकास हुआ था जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, तो इससे हिंदी कहानी के विकास को काफी फायदा हुआ था। सरस्वती के आरंभिक अंकों में कहानी को आख्यायिका या गल्प की संज्ञा से संबोधित किया गया, ठीक है। सरस्वती के अंदर जब कहानियां छपी थी शुरू शुरू में, तो कहानियों को आख्यायिका या गल्प कहा गया था, ठीक है। ये याद रखना है। किंतु यह भी सच है कि हिंदी कहानी के आरंभ में जो भी प्रयत्न हुए वे सरस्वती के मंच से ही हुए, ठीक है। हिंदी कहानी का जो प्रारंभ में जो अच्छे अच्छे प्रयत्न हुए थे या कोशिश हुई थी, वो सरस्वती के मंच से ही हुई, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे हिंदी की प्रथम कहानी, यानी कि बहुत सारे जो रचनाकार है, बहुत सारे जो विद्वान है, किसको प्रथम कहानी मानते हैं, कौन मानते हैं, उनके रचनाकार कौन है, कौन सी कहानी को पहली कहानी मानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इस बात को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। कोई विद्वान कहता है कि ये कहानी प्रथम है, कोई कहता है कि इसकी रचना सबसे पहले हुई। तो इस प्रश्न के ऊपर हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इसके ऊपर विद्वानों में काफी मतभेद हैं। 1900 में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी पर टेम्पेस्ट की छाया है, अतः वह मौलिक कहानी नहीं है। 1903 में प्रकाशित रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय से पूर्व 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में माधव प्रसाद स्प्रे की एक टोकरी भर कहानी को श्री देवी प्रसाद शर्मा हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, ठीक है बस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो छत्तीसगढ़ मित्र में माधव प्रसाद स्प्रे की जो कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, इसको देवी प्रसाद शर्मा जो है वो हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी रचना हुई थी 1901 के अंदर, ठीक है। और 1903 के अंदर रामचंद्र शुक्ल जी की एक कहानी आई थी,
उसका नाम है 11 वर्ष का समय। तो सबसे पहले कहानी जो 1901 में लिखी गई, उसको जो देवी प्रसाद शर्मा है उसको हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। उसका नाम क्या है? एक टोकरी भर मिट्टी। और इसके रचनाकार कौन है? माधव प्रसाद स्प्रे। ठीक है फ्रेंड्स। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल बंग महिला की दुलाई वाली कहानी जो 1907 में प्रकाशित हुई थी, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। ठीक है। जो एक कहानी आई थी बंग महिला की दुलाई वाली कहानी, ठीक है, जो 1907 में प्रकाशित हुई थी, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है या फिर नोट कर लेना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की प्रणयनी प्रणय है। ठीक है। जो डॉक्टर बच्चन सिंह है वो कौन सी कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं? तो वो है किशोरी लाल गोस्वामी की प्रणयनी परिणय, जो 1887 में लिखी गई थी। ठीक है, 1900 से काफी पहले लिखी गई थी, 1887 में लिखी गई थी। किंतु स्वयं लेखक ने इस रचना को उपन्यास कहा है। जो लेखक हैं स्वयं, कौन है लेखक? किशोरी लाल गोस्वामी। इसने जो ये प्रणयनी परिणय लिखा, इसको इन्होंने उपन्यास कहा है, कहानी नहीं कहा है। ठीक है, उपन्यास कहा है। उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है? उपन्यास जो होता है उसके अंदर पूरी एक तरीके से पूरी जीवनी लिखी रहती है, और कथा के अंदर उस अपनी लाइफ का एक एक कथा होती है, लाइफ की एक कथा होती है, वो कहानी होती है, और पूरी लाइफ जिसमें लिखी जाती है उसको उपन्यास कहते हैं। तो राजेंद्र यादव हिंदी की प्रथम कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी को मानते हैं। ठीक है, राजेंद्र यादव जो है वो हिंदी की प्रथम कहानी किसको मानते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, गुलेरी जी ने रचना की थी, उसने कहा था, उस कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, उसको प्रथम कहानी किसने कहा? तो किसने कहा दोस्तों? राजेंद्र यादव। ठीक है, को मानते हैं, क्योंकि 1915 में छपी यह कहानी 1915 में छपी। ठीक है, 1915 में छपी यह कहानी सजीव स्थानीय विवरण और पूर्वाभास शैली के प्रयोग और उपखंडों के संगठन के कारण प्रथम मौलिक कहानी है। इस सवाल पर भिन्न मत हैं, किंतु ऐसा लगता है कि जो माधव प्रसाद स्प्रे की एक टोकरी पर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी है, किंतु इस दिशा में होने वाले अनुसंधान इस स्थापना को बदल भी सकते हैं। यह एक सुखद संयोग है। हिंदी कहानी को अपने आरंभिक काल में ही प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जैसे कहानीकार मिले, जिनकी साधना ने हिंदी कहानी के विकास को ऐसी गति प्रदान की कि यह विधा कलात्मक दृष्टि से बहुत शीघ्र अपने शीर्ष पर पहुंच गई। यहाँ यह तथ्य भी रेखांकित करने योग्य है कि हिंदी में जिस युग में कहानी लेखन की परंपरा आरंभ हुई, तब पश्चिम में कहानी अपने शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। पश्चिम में सभी अग्रणी कहानीकार 20वीं शताब्दी के आरंभ से पहले ही हो चुके थे। प्रेमचंद और प्रसाद हिंदी कहानी के विकास में दो प्रवृत्तियों के प्रतिनिधियों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों का अनुसरण और प्रभाव पूरे विकास युग पर परिलक्षित होता है। प्रेमचंद मूलतः आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी परंपरा के प्रतीक है। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी, वो है ना आदर्शों के ऊपर और जीवन की सत्यता के आधार पर यथार्थवादी कहानियों के का लेखन इन्होंने किया है। यथार्थवादी यानी सत्य, सच्चाई के ऊपर इन्होंने कहानियां लिखी है। और आदर्श, ठीक है, आदर्श उन्मुखी और यथार्थवादी परंपरा के प्रतीक है। जो प्रेमचंद जी है उन्होंने आदर्श और सत्यता के आधार पर कहानियां लिखी हैं, और ठीक उसके उल्टे जो प्रसाद है वो भावमूलक परंपरा के अधिष्ठाता है। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो उन्होंने भावनाओं के आधार पर कहानियां लिखी हैं। ठीक है, मनुष्य की भावनाओं के आधार पर कहानियां लिखी हैं जयशंकर प्रसाद जी ने, और जीवन की सत्यता और, ठीक है, ये कल्पनामुखी थे। प्रसाद जो है कल्पनाओं के आधार पर, भावनाओं के आधार पर इन्होंने कहानियां लिखी है, और प्रेमचंद जी ने आदर्श और यथार्थवादी परंपरा के प्रतीक है। तुलनात्मक दृष्टि से प्रसाद के भावमूलक परंपरा का अपेक्षाकृत कम कहानीकारों ने अनुकरण किया। ठीक है, जो भावमूलक कहानियां थी उनका कहानीकारों ने ठीक है अनुकरण कम किया, और जबकि प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा को अधिक कहानीकारों ने स्वीकार किया। ठीक है, जो जीवन की सच्चाइयों पर आधारित कहानियां थी उनको ज्यादा स्वीकार किया। ठीक है, ये तो सामान्य नॉर्मल बात है। व्यापक रूप से विकास युग की समूची कहानी यात्रा को प्रेमचंद और प्रसाद की कहानी कला के माध्यम से समझा जा सकता है। इसलिए इन दोनों कहानीकारों पर विस्तार पूर्वक विचार करना तथा इनकी कहानी कला की विवेचना करना आवश्यक लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, प्रसाद और उनकी काव्यधारा। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बाकी के पॉइंट्स।
तो आज के लिए बस ये लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स। अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं प्रसाद और उनकी कथाधारा। प्रसाद, ठीक है। वस्तु तो प्रसाद मानव मन के चितेरे हैं, ठीक है। मानव मन के चितेरे कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। इसलिए प्रसाद की कहानियों में प्रेम, करुणा, अहिंसा, त्याग, राष्ट्र प्रेम जैसे मूल्यों की स्थापना के प्रति आग्रह मिलते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी ने ऐसी कहानियां लिखी थी, ठीक है। उनकी कहानियों में प्रेम है, करुणा है, अहिंसा है, त्याग है और राष्ट्र प्रेम है, ठीक है फ्रेंड्स। और उनकी जो कहानियां हैं उनके अंदर राष्ट्र प्रेम सबसे ज्यादा मिलता है। और कौतूहल, जिज्ञासा, मनोरंजन, रोमांस, साहसिकता के साथ साथ कथा की विधा का जो प्रयोग एक विशेष प्रकार की मूल्यवत्ता को स्थापित करने के लिए प्रसाद करते हैं, वह उनकी कहानी कला का वैशिष्ट्य है। उनकी कहानियों में छायावादी कलात्मकता, भावुकता, ठीक है, प्रतीकात्मकता और मानवीकरण मिलता है। प्रतिमा, करुणा की हवज, प्रलय, दुखिया जैसी कहानियों में ये तत्व मिल जाते हैं। प्रसाद की कहानियां शिल्प की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसाद अपनी कहानियों को रचाव के स्तर पर अलग तरह की ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनकी कहानियां कहीं गद्य गीत शैली में लिखी गई हैं, तो कहीं प्रतीकात्मकता शैली में, ठीक है। प्रतीकात्मक शैली किसको बोलते हैं? कि उनको उनकी कहानियों को पढ़ते पढ़ते अपने मन में प्रतीक से उभरने लगते हैं, ठीक है। फोटो अपने सामने आ जाता है, प्रतीक, ठीक है। वे कहानी के विकास में घटनाओं का संयोजन बड़ी कुशलता से करते हैं। पात्रों के अंतर्द्वंद को पूरे तीखेपन से उभारते हैं। कहानी को धीरे धीरे चरम सीमा की ओर ले जाते हैं। चरम सीमा कभी किसी मनोवैज्ञानिक सत्य की प्रतिष्ठा करते हैं, तो कहीं घटना की नाटकीयता से। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि प्रसाद अपने समय की समस्याओं के प्रति पूरी तरह उदासीन थे, तथा उनकी कहानियों में यथार्थ जीवन का चित्रण ही नहीं है, ठीक है। जो प्रेमचंद जी ने यथार्थ जीवन के ऊपर कहानियां लिखी, तो ऐसी बात नहीं है कि जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों में यथार्थ जीवन है ही नहीं, ठीक है। इनकी कहानियों में भी थोड़ी थोड़ी यथार्थ जीवन के चित्रण मिलते हैं। तत्कालीन समाज की गरीबी, निरीहता, शोषण और असमानता को प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में पूरा स्थान दिया है, ठीक है। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने गरीबी और शोषण और असमानता के ऊपर भी कहानियां लिखी है, ये कहानियों में शामिल किया है इन सारे पॉइंट्स को। चूड़ी वाली कहानी में एक वेश्या अपनी पवित्रता और संयम के साथ अपने घृणित दुनिया से निकलकर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति विजय कृष्ण की बहू बनकर अपने संकल्प को सफलता में बदल देती है, ठीक है। इस तरीके की उन्होंने कहानी लिखी थी चूड़ी वाली। और मीरा कहानी में एक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति अकिंचन और अपाहिज मीरा से विवाह कर समाज की सारी मान्यताओं को ठुकरा देता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर इन्होंने गरीबी को बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के सामने रखा है। प्रसाद स्कूल के कहानीकार, ठीक है। इस पॉइंट पर हम पढ़ेंगे। तो यद्यपि प्रेमचंद की कहानी कला और प्रसाद की कहानी कला के तत्व एक जैसे ही हैं, किंतु अंतर ये है कि प्रेमचंद जहाँ यथार्थवादी हैं, वहीं प्रसाद कल्पनाशील है, ठीक है। प्रेमचंद जी ने जीवन की सत्यता के आधार पर कहानियां लिखी हैं और प्रसाद जी ने कल्पनाओं के ऊपर कहानियां लिखी हैं, ठीक है। खुद ने कल्पना करके फिर कहानियां लिखी हैं और प्रेमचंद जी ने सच्ची घटनाओं पर कहानियां लिखी हैं। दोनों के जीवन के प्रति दृष्टियां भिन्न हैं, तो जीवन में जीवन दर्शन की भिन्नता भी है। प्रेमचंद जीवन की समस्याओं से रूबरू होते हुए जन जीवन के चित्रकार हैं, तो प्रसाद की कला दृष्टि भावनात्मक, करुणा, प्रेम, आनंद और सौंदर्य से बनी है। उनके लिए कहानी का लक्ष्य इन्हीं मूल्यों की अभिव्यक्ति है। प्रसाद स्कूल के प्रमुख कहानीकार इस प्रकार हैं: आचार्य चतुरसेन शास्त्री, रामकृष्ण दास, बेचन शर्मा उग्र और वानस्पतिक पाठक विनोद शंकर व्यास। फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम प्रेमचंद्र और उनकी कथा धारा और इससे आगे जो पॉइंट है वो उनको हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको यूजफुल और इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा हो आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएंगे इसी तरीके के अच्छे अच्छे और यूजफुल एजुकेशनल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।